हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कूपअप। कैसे आप सब? दिस इज किशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएफ स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। पहले वीडियो में मैंने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में डिस्कस किया। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी बाय बीएफ स्किनर। आइए देख लेते हैं ये कंडीशनिंग थ्योरी क्या है, कैसे काम करता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट बिहेवियरिस्ट बीएफ स्किनर। बीएफ स्किनर एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। साइकोलॉजिस्ट के होने के साथ साथ वो बिहेवियरिस्ट भी थे। बिहेवियरिस्ट वो है जो बिहेवियर्स ह्यूमन बिहेवियर, एनिमल बिहेवियर के ऊपर स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके नए नए थ्योरीज लाते हैं। स्किनर इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, बट हिज वर्क वाज बेस्ड ऑन थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ इफेक्ट। स्किनर को फादर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग कहा गया है, बट उनका वर्क बेस्ड था। उनका वर्क किसके ऊपर बेस्ड था? थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ इफेक्ट के ऊपर बेस्ड था। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्किनरियन कंडीशनिंग और टाइप टू लर्निंग। उनके थियोरी को स्किनरियन कंडीशनिंग और टाइप टू लर्निंग भी कहा गया है। ऑपरेंट कंडीशनिंग इज ऑल्सो नोन एज इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो किसी भी व्यक्ति या किसी भी पशु को जब भी कंडीशन किया जाता है तो वो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग कहा जाता है। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग ही ऑपरेंट कंडीशनिंग है। ही कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स ऑन रैट्स एंड पिजियंस। उन्होंने रैट्स और पिजियन के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए। एक्सपेरिमेंट कैसे किए? एक एक्सपेरिमेंट मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, आगे देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। The operant conditioning cannot have zero strength, as it has to occur once at least before it can be reinforced. Operant conditioning एक बार operant conditioning के अंदर एक बार एक्शन एक एक्शन लेना पड़ेगा। अगर एक एक्शन नहीं लिया गया, एक बार एक्शन नहीं लिया गया तो वो कंडीशनिंग नहीं हो पाएगा, रीइंफोर्स नहीं कर पाएगा। कोई भी इंसान या पशु को कोई भी चीज़ नहीं सिखा पाएंगे हम लोग, अगर उसमें ऑपरेंट कंडीशनिंग में कोई भी एक एक्शन या एक बार नहीं लिया गया हो तो। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, बिहेवियर दैट इज फॉलोड बाय प्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेज इज लाइकली टू बी रिपीटेड एंड बिहेवियर फॉलोड बाय अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेज इज लेस लाइकली टू बी रिपीटेड। इस प्रिंसिपल के हिसाब से जो भी बिहेवियर जो फॉलो करता है एक प्लीजेंट, जो भी बिहेवियर के दौरान एक प्लीजेंट कॉन्सिक्वेंस आता है, मतलब अच्छा रिजल्ट आता है, पॉजिटिव आउटकम आता है, अच्छा अपना डिज़ायर फुलफिल होता है, वो ज़्यादा रिपीट होता है, वो बिहेवियर ज़्यादा रिपीट होता है। अगर किसी के सामने, कुत्तों के सामने अगर खाना दिया गया है, जैसे हमने पहले वीडियो में समझा था, अगर कुत्तों के सामने सीटी के साथ साथ खाना दिया गया हो तो उनको ज़्यादा अच्छा लगेगा था, तो वो बिहेवियर ज़्यादा रिपीट होगा। अगर उनको खाना ही ना दिया गया तो और सिर्फ सीटी बजाया गया तो वो बिहेवियर रिपीट नहीं होगा, वो बिहेवियर ही नहीं रिपीट होगा, तो वो किस काम का? वो सीटी ही किस काम का? तो वो यहाँ पर ये प्रिंसिपल ऐसे ही काम करता है। सम मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है आप अब समझ लेते हैं। रेस्पोंडेंट बिहेवियर्स आर दोज दैट occur ऑटोमेटिकली एंड रिफ्लेक्सिवली। रेस्पोंडेंट बिहेवियर, जो रेस्पोंडर है वो जो बिहेवियर, अपना जो बिहेवियर करता है, कैसे बिहेव करता है, कैसे एक्ट करता है, वो जब ऑटोमेटिकली होता है, मतलब इंस्टिंक्टिवली ऑटोमेटिकली करता है वो बिहेवियर, और रिफ्लेक्सिवली मतलब मैनेज करके करता है, वो रेस्पोंडेंट बिहेवियर कहा जाता है। सच एज, एक एग्जाम्पल दिया गया है, हैंड पुलिंग योर हैंड बैक फ्रॉम हॉट स्टोव। अगर कोई गर्म तवा रखा हुआ है तो हम अगर आंखें बंद कर भी उसके सामने जाए तो वो गर्मी जब हमारे हाथ में लगता है तो हम इंस्टिंक्टिवली हमारा हाथ पीछे कर लेते हैं। ये रिस्पोंडेंट बिहेवियर है, इसी को रिस्पोंडेंट बिहेवियर कहा गया है। ऑपरेंट बिहेवियर आर दोज अंडर आवर कॉन्शियस कंट्रोल। हमारे सचेतन माइंड के कंट्रोल में जो होता है वही ऑपरेंट बिहेवियर कहा जाता है। सम में ऑकर स्पॉन्टेनियसली, कुछ बिहेवियर्स आसानी से हो सकते हैं, एक के बाद एक पैटर्न फॉलो करके भी हो सकते हैं, और कुछ पर्पसफुली भी हो सकते हैं, कुछ हम लोग डिसाइड करके कर सकते हैं, वो ऑपरेंट बिहेवियर्स में आता है।
Reinforcer is the stimulus whose presentation or removal increases the probability of a response. Reinforcer वो एक स्टिमुलस है जिसको द्वारा, एक इंस्ट्रूमेंट भी बोल सकते हैं, जिसको द्वारा कोई भी प्रेजेंटेशन और रिमूवल करते दौरान प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज किया जा सकता है एक बिहेवियर का, और उस प्रोबेबिलिटी और इंक्रीज या फिर डिक्रीज भी किया जा सकता है। Punishment is defined as the opposite of reinforcement since it is designed to weaken or eliminate a response rather than increase it. Punishment को कोई भी बिहेवियर को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है या उस बिहेवियर को लेस लाइकली टू रिपीट, मतलब कम रिपीट हो, उसके लिए ही पनिशमेंट को यूज़ किया जाता है। ये रीइंफोर्समेंट का ऑपोजिट है। रीइंफोर्समेंट क्यों दिया जाता है? रीइंफोर्समेंट दिया जाता है क्योंकि वो बिहेवियर इंक्रीज करने के लिए वो किसी को रीइंफोर्स किया जाता है। देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स विथ यूजिंग पनिशमेंट सच एज पनिशमेंट बिहेवियर इज नॉट फॉरगॉटन। पनिशमेंट कोई भी नहीं भूल सकता, कोई भी इंसान हो, कोई भी पशु हो। इट्स सप्रेस्ड, ये सप्रेस हो जाता है उनके मेमोरी में, वो अनकॉन्शियस माइंड में सप्रेस हो जाता है। कैसे सप्रेस हो जाता है? मतलब बिहेवियर रिटर्न्स व्हेन पनिशमेंट इज नो लॉन्गर प्रेजेंट। अगर कोई भी बिहेवियर को हमने रेगुलेट किया है पनिशमेंट के थ्रू, वो सप्रेस होने के बाद अगर हमने पनिशमेंट देना ही बंद कर दिया तो वो बिहेवियर फिर से रिटर्न आता है। इट क्रिएट्स फियर दैट कैन जनरलाइज टू अनडिजायर्ड बिहेवियर्स। ये एक फियर, एक डर पैदा करता है हमारे इंस्टिंक्ट्स में, हमारे अनकॉन्शियस माइंड में ये सब बैठ जाता है। ये कैसे बैठता है? ये हमारे स्कूल के बच्चों पर भी एक एग्जाम्पल एक लेते हैं। जैसे पहले कॉर्पोरल पनिशमेंट दिया जाता था स्कूल के बच्चों पर, तो वो बच्चों ने स्कूल में आना ही बंद कर दिया। क्यों आना बंद कर दिया? अगर टीचर कुछ पूछते हैं, पढ़ाई होमवर्क किया है या नहीं किया, अगर कोई बच्चा नहीं करता तो उसको डंडे से मारते थे, जोर जोर से डंडे से मारते थे, उसको एब्यूज़ करते थे, स्कोल्ड करते थे। तो वो मतलब वो एक तरह का पनिशमेंट हो गया। उसका रिजल्ट क्या हुआ? स्टूडेंट्स स्कूल में आना ही बंद कर दिया। तो वो उनके जहन में बैठ गया, अगर स्कूल में जाऊंगा तो मुझे टीचर मारेगा, मैं स्कूल में नहीं जाऊंगा। ये फियर ऑफ स्कूल है। ये एक निगेटिव एस्पेक्ट भी बोल सकते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी का। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी क्या है? ये एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये आप देख के समझ सकते हैं आसानी से। रीइंफोर्समेंट में बिहेवियर इंक्रीज होता है और पनिशमेंट में बिहेवियर डिक्रीज होता है। रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और पनिशमेंट में भी पॉजिटिव पनिशमेंट स्टिमुलस प्रेजेंट होता है और नेगेटिव पनिशमेंट में स्टिमुलस एब्सेंट होता है। नेक्स्ट है स्किनर बॉक्स। ये एक एक्सपेरिमेंट जो मैंने पहले स्लाइड में डिस्कस किया था। तो ये इस एक्सपेरिमेंट में एक चूहे को यूज़ किया गया और चूहे के नीचे एक इलेक्ट्रिक ग्रिड प्रेजेंट है। वो इलेक्ट्रिक ग्रिड क्यों यूज़ किया जाता है, आइए समझ लेते हैं। चूहे का हाथ लीवर पे है और बाहर पैलेट डिस्पेंसर रखा गया है। पैलेट डिस्पेंसर में फूड है, जो ब्राउन कलर का वो देख रहे हैं वो फूड है। अगर वो लीवर को दबाता है तभी वो फूड आता है। वो लीवर का दबाना वो रेस्पॉन्स है, और जो फूड आता है, फूड को देख के उसको स्टिमुलस मिलता है, उसको खाना खा के अच्छा लगता है, तो वो बिहेवियर वो रिपीट करता है। ये एक तरह का रीइंफोर्समेंट बोल सकते हैं। तो ये रिस्पॉन्स पहले आना और स्टिमुलस बाद में आना, रेस्पॉन्स स्टिमुलस दोनों ही मिलकर लॉ ऑफ इफेक्ट बनाते हैं। जो लॉ ऑफ इफेक्ट दिया था थॉर्नडाइक ने, उसी लॉ ऑफ इफेक्ट से इंस्पायर होकर बीएफ स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दिया। और अभी समझ लेते हैं इलेक्ट्रिक ग्रिड का क्या काम है। अगर उसी चूहे को कंडीशनिंग करना है कि अगर मैं लीवर दबाऊं तो मुझे खाना नहीं मिला, मतलब उसको लीवर दबाने के साथ साथ अगर इलेक्ट्रिक शॉक मिले तो वो चूहा वो लीवर दबाना ही बंद कर देगा, वो भूखा रहेगा पर वो लीवर नहीं दबाएगा। ये हो गया पनिशमेंट। एक दूसरा एग्जांपल हो गया ऑपरेंट कंडीशनिंग का पनिशमेंट। आइए समझ लेते हैं इस थ्योरी का एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है। In the conventional learning situation, operant conditioning
applies largely to issues of class and school student management rather than to learning content. यह क्लास में स्टूडेंट को कैसे कंडीशनिंग करने के लिए और स्टूडेंट को कैसे मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है, ये ऑपरेंट कंडीशनिंग यूज़ किया जाता है रेदर देन टू लर्निंग कंटेंट. कंटेंट कैसे लर्न करना है, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी थ्योरी, कोई भी कॉन्सेप्ट कैसे लर्न किया जाता है, इसका फोकस ये नहीं होता. इट इज़ वेरी रेलिवेंट टू शेपिंग स्किल परफॉर्मेंस. ये स्किल परफॉर्मेंस कैसे स्किलफुली शेप होता है इसके ऊपर आधारित है. फॉर एग्जाम्पल, हमारा स्कूल का करिकुलम डिफरेंट पीरियड्स में बटा होता है. एक पीरियड में होता है इंग्लिश, दूसरे पीरियड में होता है मैथ्स, साइंस, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो वो एक स्पेसिफिक पीरियड में एक स्पेसिफिक रिलेटेड सब्जेक्ट के ऊपर ही पढ़ना है और दूसरे पीरियड में एक स्पेसिफिक रिलेटेड दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर पढ़ना है. ये एक तरह का कंडीशनिंग है. ये ऑपरेंट कंडीशनिंग का एक अच्छा एग्जाम्पल भी बोल सकते हैं. उसी कंडीशनिंग के यूज़ करके हम लोग स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन करते हैं, स्किल वाइज इंप्रूव होता है उनका एबिलिटी, स्किल इंप्रूवमेंट होता है मैथ्स में. मतलब पर्टिकुलर समय में, पर्टिकुलर टाइम में एक ही पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ना है. ये एक तरह का कंडीशनिंग है. फॉर डेवलपिंग मोटिवेशन इन स्टूडेंट्स फॉर क्लासरूम वर्क एक्टिविटी, रीइंफोर्समेंट लाइक प्रेज, ब्लेम, ग्रेड्स एट्सेट्रा शुड बी यूज्ड. क्लासरूम में स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए हम लोग रीइंफोर्समेंट यूज़ कर सकते हैं, लाइक जैसे प्रेज, उनको वेरी गुड बोलना, उनको अच्छी बातें बोल के उनको मोटिवेट करना है ताकि वो और भी अच्छे से पढ़े, सीखे और उनके परफॉर्मेंस मतलब स्किल इंप्रूव हो. ब्लेम करना, ब्लेम मतलब डायरेक्टली उनको गलतियां मत बताना. मतलब उन्होंने अगर कोई भी गलती किया हो तो उनको आइडेंटिफाई कराना कि यहाँ पर आपने गलती किया है और उसी गलती को कैसे रेक्टिफाई करना है. ये एक तरह का रीइंफोर्समेंट हो गया. ग्रेड्स, मार्क्स को इग्नोर करके सीधा ग्रेड्स के ऊपर उनको जज करना, ऐसे चीज़ें रीइंफोर्समेंट में आता है जो ओपरेंट कंडीशनिंग का एक पॉजिटिव साइड बोल सकते हैं आप. क्रिटिसिज्म्स, अब एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हम लोग समझ लिए. अब समझ लेते हैं कि इसके ऊपर क्रिटिसिज्म क्या क्या है. It is argued that Skinner had ignored the structural and hereditary factors which are very important in the development of psychological process of language. स्किनर ने डायरेक्टली हेरिडिटरी स्ट्रक्चरल फैक्टर्स को इग्नोर कर दिया. हम लोगों को जो भी क्वालिटीज़ हमारे एंसेस्टर्स से मिलते हैं उन क्वालिटीज़ को इग्नोर करके उनके हिसाब से हम लोग अपने कोई भी क्वालिटी, कोई भी स्किल सीख सकते हैं और उस स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं अगर हम लोग बिहेवियरली अच्छा परफॉर्म करें. वो बिहेवियरली अच्छा परफॉर्म करके हमारे लैंग्वेज भी अच्छा डेवलप होगा. वो सब कुछ हमारे बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है, हेरिडिटरी के ऊपर नहीं. ये स्किनर का कहना है. द टर्म programmed learning has been coined from principles of operant learning or conditioning developed at psychological labs on the basis of experimental studies conducted on animals by B.F. Skinner of Harvard University. B.F. Skinner ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो एक्सपेरिमेंट्स किया है उसी एक्सपेरिमेंट के ऊपर उन्होंने प्रोग्राम्ड लर्निंग टर्म को कॉइन किया. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है. इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, बल्कि आया है वेरियस टेट एग्जामिनेशंस में कि प्रोग्राम लर्निंग किसने, इस टर्म को किसने कॉइन किया था. तो वो उसका आंसर क्या होगा, सीधा आंसर होगा B.F. स्किनर. स्किनर एंड हिज कंपेनियंस had first started programmed learning in 1943. स्किनर और उनके को एसोसिएट्स, उनके कंपेनियंस ने उनके साथ जो उनके साथ थे एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने प्रोग्राम लर्निंग स्टार्ट किया था 1943 में. आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना तो मत भूलिए. सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी दबाना मत भूलिए. एंड अगेन थैंक यू फॉर गिविंग मी योर प्रेशियस टाइम. थैंक यू फॉर वॉचिंग.